जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 के स्टूडेंट्स की डिमांड को देखते हुए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से प्रोजेक्ट रेल कोडरमा के द्वारा जारी किया गया इंग्लिश कोर के मॉडल सेट 2 के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूं, वो भी फुल एक्सप्लेनेशंस के साथ। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार आए हैं वे जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब लगातार इंग्लिश कोर की वीडियोस अपलोड होने वाली है। चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव, डिटेल में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों के बीच प्रोवाइड किया जाएगा बैक टू बैक इंपॉर्टेंट वीडियोस इंग्लिश कोर के। तो देर किस बात की दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और सारे दोस्तों के बीच शेयर कर दे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मॉडल सेट 2 का पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। क्या लिखा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट लेटर्स टू द एडिटर, यानी संपादक को लिखे पत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट यानी कथन गलत है। ठीक है, आपको बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिया गया है जिनमें से एक गलत है, उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग देख सकते हैं, मस्ट बी इन फॉर्मल लैंग्वेज, औपचारिक भाषा में होना चाहिए। ऑप्शन बी, मस्ट बी कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, सभी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए। ऑप्शन सी, मस्ट बी इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक होना चाहिए। एंड ऑप्शन डी, मस्ट बी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन यानी प्रासंगिक होना चाहिए, यानी जिस सब्जेक्ट यानी जिस विषय पर यह लेटर लिखा गया है उसी से रिलेटेड होना चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि लेटर्स टू द एडिटर एक फॉर्मल लेटर होता है और उसका लैंग्वेज भी फॉर्मल होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी जो है दोस्तों ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, मस्ट बी इनफॉर्मल। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं लेटर्स टू द एडिटर कैसा लेटर है दोस्तों, एक फॉर्मल लेटर है। यहां पर हम लोग इनफॉर्मल लैंग्वेज का हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इनफॉर्मल लेटर हम लोग अलग टाइप का लेटर्स होता है। ठीक है, यानी लेटर्स टू द एडिटर जो है दोस्तों ये एक फॉर्मल लेटर है और लैंग्वेज फॉर्मल होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी जो है दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत दिया गया है। मस्ट बी इनफॉर्मल ये गलत दिया गया है। ठीक है, ये स्टेटमेंट इसका नहीं होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। क्या है क्वेश्चन? व्हाट शुड बी रेशियो ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस व्हाइल राइटिंग एन आर्टिकल। आर्टिकल लिखते समय एक्टिव और पैसिव वॉइस का रेशियो यानी अनुपात क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 70:30। कहां है दोस्तों? देख सकते हैं ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 70:30 ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट में बताइए, व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल। क्या दोस्तों, व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल, आर्टिकल की शुरुआत में क्या लिखा होता है, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और एक क्वेश्चन आप लोग आंसर बताइए, आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, हाउ शुड एन आर्टिकल बी एंडेड। ठीक है, एक आर्टिकल का एंडिंग यानी समाप्त कैसा किया जाना चाहिए, ये आप लोग बताइए। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल, आर्टिकल की शुरुआत में क्या लिखा जाता है, ये आप लोग कमेंट बताइए। और हाउ शुड एन आर्टिकल बी एंडेड, यानी आर्टिकल का जो एंडेड होता है यानी समाप्त होता है उसको कैसे किया जाना चाहिए। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है? व्हाट कैन बी एडेड इन ए नोटिस बियरिंग लॉस्ट टाइटल। ठीक है, लॉस्ट टाइटल वाले नोटिस में क्या जोड़ा जा सकता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3 में व्हाट कैन बी एडेड इन ए नोटिस बियरिंग लॉस्ट टाइटल, लॉस्ट टाइटल वाले नोटिस में क्या जोड़ा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए देख सकते हैं, रिवार्ड टू द वन हु हैज लॉस्ट द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी वस्तु। ठीक है, अब वस्तु खोने वाले को इनाम यानी रिवार्ड मिलेगा। अच्छा, अब आप लोग बताइए कि कोई कीमती वस्तु आप लोग हरा के यानी खो के आइएगा तो आपके घर में आपको इनाम मिलेगा। हाँ मिलेगा ना, इनाम रूपी क्या मिलेगा दोस्तों? मार या डांट। ठीक है, यानी खोने वाले को कभी भी इनाम नहीं मिलता है। ठीक है, ऑप्शन बी आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है, रिवार्ड टू द वन हु हैज फाउंड द ऑब्जेक्ट, वस्तु पाने वाले को पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, तो यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी। ठीक है, पाने वाले को इनाम दिया जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसा नोटिस आपको रेलवे स्टेशन के दीवारों में चिपका हुआ मिलता है। ठीक है, लापता यानी एक इंसान खो गया है, जिस किसी को भी मिलेगा इस कांटेक्ट नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं और एक कांटेक्ट नंबर और एड्रेस भी दिया जाता है उसमें। ठीक है, और लिखा होता है पाने वाले को 50,000 का इनाम मिलेगा। ठीक है, तो इस एग्जांपल से क्लियर हो गया दोस्तों कि पाने वाले को रिवार्ड मिलता है ना कि खोने वाले को। ठीक है, खोने वाला उल्टा देता है। ठीक है, पाने वाले को इनाम मिलता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आपसे बैक टू बैक नोटिस राइटिंग से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, नोटिस राइटिंग में पूछते हैं, ठीक है। नोटिस इज ए फॉर्मल मींस ऑफ डैश, ठीक है। नोटिस किसका एक औपचारिक साधन है? ये जैक के ऑफिशियल सेट 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नोटिस इज ए फॉर्मल मींस ऑफ डैश, नोटिस किसका एक औपचारिक साधन है? आप लोग कमेंट में जरूर इसका आंसर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं नोटिस से। नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट अपीयर्स इन डैश, सरकार द्वारा जो जारी होता है दोस्तों नोटिस, वो आमतौर पर किसमें दिखाई देता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नोटिस से रिलेटेड, ठीक है। नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट अपीयर्स इन डैश, सरकार द्वारा जारी नोटिस आमतौर पर किसमें दिखाई देता है? फटाफट इसका आंसर भी आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों नोटिस से। नोटिस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर डैश, क्या पूछे दोस्तों? नोटिस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर डैश, ठीक है। स्कूलों और कॉलेजों में नोटिस में किसके लिए कुछ निश्चित घोषणाएं होती है? आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ नोटिस, क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ नोटिस, ठीक है। यह क्वेश्चन मैं ऑलरेडी सेट 3 में करवा चुका हूं। देखिए जैक के द्वारा ऑफिशियली सेट 1 जारी किया गया, जिसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और एकदम उसी का हूबहू यानी ब्लूप्रिंट मैंने सेट 2 और सेट 3 का भी वीडियो बनाया है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस है। कितने बच्चे सेट 4 चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए नोटिस, इनमें से कौन सा नोटिस का एक हिस्सा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, सैल्यूटेशन। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? सैल्यूटेशन, ठीक है। सैल्यूटेशन यानी अभिवादन, ठीक है, ये नोटिस का हिस्सा नहीं है। देयर इज नो नीड टू राइट सैल्यूटेशन इन ए नोटिस, नोटिस में अभिवादन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सैल्यूटेशन किसे कहते हैं दोस्तों? सैल्यूटेशन जैसे सर ऑब्लिक मैडम, ठीक है। सर ऑब्लिक मैडम का इस्तेमाल हम लोग फॉर्मल लेटर्स जैसे लेटर्स टू द एडिटर में करते हैं, ना कि नोटिस राइटिंग में, ठीक है। तो याद रखिएगा सैल्यूटेशन जो है वो नोटिस राइटिंग का हिस्सा नहीं है, वो लेटर्स टू द एडिटर का हिस्सा है, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइए व्हाट इज द चीफ पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग, क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज द चीफ पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग, यानी नोटिस राइटिंग लिखने का मुख्य उद्देश्य यानी चीफ पर्पस क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्लुएंसी इन आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। फ्लुएंसी इन राइटिंग मींस द ऑडियंस इजीली अंडरस्टैंड्स द मैसेज बीइंग कन्वेड, राइटिंग यानी लेखन में फ्लुएंसी होने का अर्थ है दर्शक यानी ऑडियंस संदेश यानी मैसेज को आसानी से समझ जाते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एबिलिटी टू वेव द कंटेंट टुगेदर, सामग्री को एक साथ बुनने की क्षमता होना चाहिए, ठीक है। यही आर्टिकल राइटिंग का फ्लुएंसी होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एबिलिटी टू वेव द कंटेंट टुगेदर यानी सामग्री को एक साथ बुनने की क्षमता। अगर कंटेंट एक साथ बुना हुआ नहीं होगा दोस्तों, इधर इधर हो जाएगा, तो पढ़ने वाले कुछ भी समझ नहीं आएगा। याद रखिए दोस्तों, अगर कंटेंट को इधर उधर कर देंगे, एक साथ बुनेंगे नहीं, तो इधर उधर कंटेंट हो जाएगा, जिससे ऑडियंस को क्या होगा दोस्तों? कुछ भी समझ नहीं आएगा, वो आर्टिकल बेकार हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आर्टिकल लिखने का सही तरीका होना चाहिए दोस्तों, जो कंटेंट है दोस्तों उसको एक साथ जोड़ने की क्षमता होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। एबिलिटी टू वेव द कंटेंट टुगेदर, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है? विच ऑफ दीज इज द मोस्ट सुटेबल वे टू स्टार्ट द बॉडी ऑफ ए नोटिस, ठीक है। विच ऑफ दीज इज द मोस्ट सुटेबल वे टू स्टार्ट द बॉडी ऑफ नोटिस, ठीक है। इनमें से कौन सा नोटिस का मुख्य भाग शुरू करने का सबसे सुटेबल तरीका है? तो सबसे सुटेबल तरीका पूछा गया दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज टू इन्फॉर्म, क्या हो जाएगा दोस्तों? दिस इज टू इन्फॉर्म, सूचना दी जाती है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, दिस इज टू इन्फॉर्म, ठीक है। इससे हम लोग नोटिस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए जो है दोस्तों, इसका इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं? ऑप्शन ए जो आप देख सकते हैं, थ्रू द कॉलम ऑफ, ये जो थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर, ये हम लोग लेटेस्ट टू द एडिटर में करते हैं, लेकिन नोटिस का स्टार्ट हम लोग किससे करते हैं? दिस इज टू इन्फॉर्म से। किससे दोस्तों? दिस इज टू इन्फॉर्म से हम लोग नोटिस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसका फॉर्मेट यानी बॉडी का इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं? दिस इज टू इन्फॉर्म नोटिस राइटिंग में। और जो ऑप्शन ए आप लोग देख रहे हैं थ्रू द कॉलम ऑफ, ये हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे दोस्तों? लेटेस्ट टू द एडिटर में, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है?
विच ऑफ देयर, यहां पर देयर नहीं होगा दोस्तों, विच ऑफ देयर जो लिखा हुआ ये रॉन्ग है, ठीक है। यहां पर होगा विच ऑफ दीज, क्या हो जाएगा दोस्तों, विच ऑफ दीज यानी THESE, क्या हो जाएगा दोस्तों, विच ऑफ दीज इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द डेट इन ऑल द फॉर्मल लेटर, ठीक है। सभी औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर में डेट यानी दिनांक यानी तिथि लिखने का सही जो फॉर्मेट होता है इनमें से कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नवंबर 21, 2021 ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। और एक तरीका मैंने बताया था दोस्तों, जैसे एक क्वेश्चन आया था लेटेस्ट टू द एडिटर में जो डेट है वो लिखने का सही तरीका क्या है, तो 23 नवंबर एक बार करवाए थे ना दोस्तों, 23 नवंबर 2021 वो हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो दो टाइप से याद रखिएगा, एक ये वाला फॉर्मेट नवंबर 21, 2021 और एक याद रखिएगा 23, ठीक है, 23 नवंबर 2021 ये भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 8 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ ए लेटर टू द एडिटर, यानी निम्नलिखित में से कौन सी ए लेटर टू द एडिटर की विशेषताएं हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है, स्टिक टू द पॉइंट, क्या दोस्तों, स्टिक टू द पॉइंट यानी टू द पॉइंट होना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए, ये भी सही है ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन बी देख सकते हैं थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, फॉर्मेट लिखा हुआ है, ठीक है। यहां फॉर्मेट की जगह क्या होगा दोस्तों, फॉर्मल लैंग्वेज होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों, फॉर्मल लैंग्वेज, ठीक है। यानी फॉर्मेट की जगह यहां पर फॉर्मल लैंग्वेज होगा, और फॉर्मल लैंग्वेज यानी औपचारिक भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये लेटेस्ट टू द एडिटर हम लोग जानते हैं क्या है, फॉर्मल लेटर है, तो लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, फॉर्मल लैंग्वेज होना चाहिए, ये भी सही है, ठीक है। ऑप्शन सी आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है दोस्तों, रेलिवेंट कंटेंट, यानी इसका मतलब होता है, अच्छे से समझाया था दोस्तों आप लोगों को कि रेलिवेंट कंटेंट का मतलब होता है प्रासंगिक होना चाहिए, प्रासंगिक कंटेंट होना चाहिए, यानी जिस सब्जेक्ट पे ये लेटर लिखा गया है उसी से रिलेटेड कंटेंट भी होना चाहिए, तो ये ऑप्शन सी भी करेक्ट आंसर है, ठीक है। यानी कुल मिला के ये तीनों का तीनों जो है ये लेटेस्ट टू द एडिटर का फीचर्स है, ठीक है। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। यानी ऑप्शन ए टू द पॉइंट होना चाहिए, ऑप्शन बी फॉर्मल लैंग्वेज में होना चाहिए, और ऑप्शन सी रिलेवेंट कंटेंट होना चाहिए, यानी जिस टॉपिक पे ये लेटर लिखा गया है उसी से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक आपके दो टेक्स्ट बुक्स यानी फ्लैमिंगो और विस्टास से क्वेश्चन पूछे गए। चलिए बैक टू बैक क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 9 देख सकते हैं दोस्तों क्या लिखा गया है, इन्यूमरेट एन इंटरव्यू इज ए सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, साक्षात्कार यानी संचार का सर्वोपरि उपयोगी माध्यम कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ए नोबल मीडियम ऑफ इंटरेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है, बातचीत और आत्मनिरीक्षण का एक महान माध्यम है क्या, इंटरव्यू, ठीक है। तो दोस्तों फ्लैमिंगो ये जो क्वेश्चन है फ्लैमिंगो के लेसन 3 से यानी द इंटरव्यू से ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आप लोग कमेंट में बताइए, हु रेफर्ड इंटरव्यू एज ऑर्डिल, यानी साक्षात्कार यानी इंटरव्यू को किसने ऑर्डिल कहा है, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। हु रेफर्ड इंटरव्यू एज ऑर्डिल, क्या है दोस्तों क्वेश्चन, हु रेफर्ड इंटरव्यू एज ऑर्डिल, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू को किसने ऑर्डिल कहा है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है, व्हाट डिड जैक मिस्टेकनली कॉल रॉजर स्कंक, यानी जैक ने गलती से रॉजर स्कंक को क्या कह दिया था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। व्हाट डिड जैक मिस्टेकनली कॉल रॉजर स्कंक, जैक ने गलती से रॉजर स्कंक को क्या कह दिया था, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, रॉजर स्क्वेरल, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर, रॉजर स्क्वेरल कह दिया था, क्या कह दिया था, रॉजर स्क्वेरल यानी रॉजर गिलहरी, ठीक है। यह क्वेश्चन विस्टास के लेसन 5 शुड विजार्ड हिट मॉमी से पूछा गया है। चलिए अब आप लोग कमेंट में बताइए, व्हाट डिड रॉजर वांट टू स्मेल लाइक, क्या है क्वेश्चन फिर से समझिए और इसका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। व्हाट डिड रॉजर वांट टू स्मेल लाइक, रॉजर किस फूल का सुगंध चाहता था, किस फूल की तरह वो सुगंध अपने बॉडी पे चाहता था, ये आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा कि ईच स्टोरी टोल्ड बाय जैक हैड ए स्मॉल क्रिएचर नेम डैश, ठीक है। क्वेश्चन सुनिए, ईच स्टोरी टोल्ड बाय जैक हैड ए स्मॉल क्रिएचर नेम डैश, ठीक है। जैक द्वारा बताई गई प्रत्येक स्टोरी में यानी कहानी में एक छोटा सा जीव होता था जिसका नाम क्या होता था, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और साथ ही में यह भी बताइएगा कि जैक की बेटी के नाम क्या था, क्या है क्वेश्चन, जैक की बेटी के नाम क्या था, और जैक द्वारा बताई गई प्रत्येक स्टोरी में यानी कहानी में एक छोटा जीव होता था जिसका नाम क्या होता था, ठीक है। आप लोग जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है, व्हाई डिड मिस्टर लैम्ब नॉट हैव कर्टन्स इन हिज हाउस, क्या है क्वेश्चन, व्हाई डिड मिस्टर लैम्ब नॉट हैव कर्टन्स इन हिज हाउस, मिस्टर लैम्ब के घर में पर्दे क्यों नहीं होते, तो दोस्तों ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑप्शन सी जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, बिकॉज
ही वांटेड विजिटर्स इन हिज हाउस। क्या हो जाएगा दोस्तों? बिकॉज ही वांटेड विजिटर्स इन हिज हाउस, क्योंकि वो अपने घर में विजिटर्स यानी मेहमानों को चाहते थे कि वे उनके घर आए, उनके घर पधारे। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। यह क्वेश्चन दोस्तों विस्टास के लेसन 6 ऑन द फेस ऑफ इट से पूछा गया है। चलिए अब आप लोग बताइएगा व्हाट काइंड ऑफ लेग मिस्टर लैम्ब हैज। मिस्टर लैम्ब का एक पैर किसका बना हुआ था, ये आप लोग बताइएगा। व्हाट काइंड ऑफ लेग मिस्टर लैम्ब हैज, ठीक है। मिस्टर लैम्ब का एक टांग किसका था, आप लोग फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, व्हाट डिड चिल्ड्रन कॉल मिस्टर लैम्ब। बच्चे मिस्टर लैम्ब को क्या कहकर पुकारते थे, आप लोग कमेंट बताइएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इस चैप्टर से आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, व्हाट डू मिस्टर लैम्ब मेक ऑफ क्रैब एप्पल्स। ये जैक के ऑफिशियल सेट 1 में पूछा गया है, ठीक है। व्हाट डू मिस्टर लैम्ब मेक ऑफ क्रैब एप्पल्स। मिस्टर लैम्ब क्रैब एप्पल्स यानी जंगली सेबों से क्या बनाते थे, फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन 12 देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई इज अंटार्कटिका कंप्लीटली प्योर। अंटार्कटिका पूरी तरह से शुद्ध यानी प्योर क्यों है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस, यानी मनुष्य के ना होने के कारण अंटार्कटिका कंप्लीटली प्योर है, पूरी तरह से शुद्ध है, ठीक है। जहां जहां इंसान रहते हैं दोस्तों वहीं पॉल्यूशन होता है, वहीं पोल्यूटेड हो जाता है, ठीक है। अंटार्कटिका का पूरा प्योर होने का यही रीजन है क्योंकि वहां एक भी इंसान नहीं रहते हैं। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस के वजह से वो अंटार्कटिका क्या है, पूरी तरह से प्योर है, कंप्लीटली शुद्ध है, ठीक है। यह क्वेश्चन विस्टास के लेसन 3 यानी जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से पूछा गया है। यह लेसन मैं ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा चुका हूं और इस चैप्टर से रिलेटेड टॉप 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवाया हूं। जो भी स्टूडेंट्स यह वीडियो देखे होंगे वे आसानी से आंसर दे पाएंगे, ठीक है। चलिए बताइए कि तीसानी दोषी अपनी जर्नी के दौरान, क्या दोस्तों ये जो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ है उनके जो राइटर का नाम है तीसानी दोषी, ठीक है। और जो तीसानी दोषी है अपने जर्नी के दौरान यानी अंटार्कटिका की यात्रा के दौरान कितने टाइम जोन्स को पार की थी, आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए। साथ में बताइएगा कितने चेक पॉइंट्स को पार की थी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अंटार्कटिका के जर्नी के दौरान तीसानी दोषी कितने टाइम जोन्स को पार की थी, और साथ ही साथ यह भी बताइएगा कि कितने चेक पॉइंट्स को पार की थी, और यहां तक पहुंचने के लिए यानी कितने घंटे वो ट्रेवल की थी, वो भी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अंटार्कटिका तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितने घंटे तक ट्रैवल की थी, आप लोग कमेंट बताइएगा। और ट्रैवल के दौरान उन्होंने यात्रा के दौरान किन किन ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया था, यह भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और जो भी इसका आंसर्स नहीं देख पाइएगा, ठीक है, वो लोग क्या कीजिएगा, आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा जिसमें मैंने टॉप 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस और पूरा चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है, उसमें ये सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाई वाज द ऑथर प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग एट ऑल टाइम्स। लेखक हर समय भीड़ द्वारा शूटिंग के लिए प्रार्थना क्यों कर रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, टू अवॉइड एपिकल नरेशंस, एपिकल नरेशन से बचने के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों से पूछने वाला हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों यह क्वेश्चन फ्लैमिंगो के चैप्टर 6 पॉइंट्स एंड पैनकेक से पूछा गया है, जो मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं लगा, ठीक है। चलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से पूछने वाला हूं, आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। इस चैप्टर से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हेन वाज जेमिनी स्टूडियो सेटअप। जेमिनी स्टूडियो कब स्थापित किया गया, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इस चैप्टर से, हु वाज द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो के बॉस कौन थे, फाउंडर कौन थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन दोस्तों, जेमिनी स्टूडियो कब सेटअप किया गया यानी कब स्थापित किया गया, और दूसरा क्वेश्चन, जेमिनी स्टूडियो का बॉस कौन था। आप लोग फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है, व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू कन्वे दैट ब्यूटी इज एवरलास्टिंग। क्या है क्वेश्चन, व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू कन्वे दैट ब्यूटी इज एवरलास्टिंग। ब्यूटी यानी सौंदर्य को एवरलास्टिंग यानी चिरस्थायी बताने के लिए कवि किस छवि का यानी किस इमेज का उपयोग करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एंडलेस फाउंटेन ऑफ जॉय, ठीक है। एंडलेस फाउंटेन ऑफ जॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह जो क्वेश्चन दोस्तों ए थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम से पूछा गया, आप लोग फटाफट कमेंट में बताइएगा ए थिंग ऑफ ब्यूटी के पोएट का नाम, ठीक है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी के पोएट का नाम, कवि का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है, What lightens, क्या है क्वेश्चन, What lightens the seriousness of the loss। यहां पर लॉस नहीं होगा दोस्तों, यहां पर लेसन होगा। क्या होगा दोस्तों, यहां पर लॉस जो है वो मिसप्रिंट हुआ होगा, यहां पर लेसन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, What lightens the seriousness of the lesson the rat trap, ठीक है। यानी
ये जो क्वेश्चन है द रैट ट्रैप पार्ट की जो गंभीरता है उसको हल्का क्या करता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, पैडलर्स सेंस ऑफ ह्यूमर। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, पैडलर्स सेंस ऑफ ह्यूमर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब आप लोग कमेंट बताइएगा, हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पैडलर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहे हैं द रैट ट्रैप चैप्टर से। ठीक है, द रैट ट्रैप चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो करेक्टर है दोस्तों वो पैडलर है। कौन है दोस्तों, पैडलर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोग आंसर बताइएगा, हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पैडलर, यानी पैडलर को आश्रय किसने दिया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इन पैडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक। क्या है क्वेश्चन, इन पैडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक, यानी पैडलर के नजर से दुनिया कैसी दिखती है। आप लोग फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इमिटेट द सीन्स ऑफ सनसेट एंड सनराइज ऑफ जोथाम वैली। जोथाम घाटी के सूर्यास्त और सूर्योदय के दृश्य का अनुकरण किसने किया था। ठीक है, किसने कॉपी किया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल तमिल प्लेस। यहां पर तामिल लिख दिया गया दोस्तों, ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑल तमिल प्लेस। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑल तमिल प्लेस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया, इन द पोएम कीपिंग क्वाइट हैव नो ट्रक विद डेथ मीन्स। यहां पर कविता जो है कीपिंग क्वाइट में हैव नॉट ट्रक विद डेथ का अर्थ क्या है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हैव नो एसोसिएशन और डील विद डेथ। यानी जो पैब्लो नेरुदा है, यानी जो ये पोएम के कवि है, उनका मृत्यु के साथ कोई संबंध, कोई ताल्लुक नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पैब्लो नेरुदा जो है दोस्तों बस कुछ समय के लिए शांति चाहते थे। पैब्लो नेरुदा जो है कुछ समय के लिए शांति चाहते थे। तो कंप्लीटली साइलेंट कब होते दोस्तों, जब सारा बॉडी काम करना बंद कर देता है, यहां तक कि सांस लेना भी बंद कर देता है, तब वो शांत होता है। लेकिन पैब्लो नेरुदा डेथ नहीं चाहते हैं, बस कुछ क्षण के लिए शांति चाहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पैब्लो नेरुदा का डेथ के साथ कोई संबंध नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है, व्हाई इज अंटार्कटिका अ रेस्ट्रिक्टेड प्लेस। ठीक है, अंटार्कटिका एक रेस्ट्रिक्टेड यानी प्रतिबंधित स्थान क्यों है, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको चैप्टर 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से ये जो क्वेश्चन पूछा गया मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, यानी पर्यावरण के रक्षा के लिए। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, यानी पर्यावरण की रक्षा के लिए ये जो अंटार्कटिका एक रेस्ट्रिक्टेड प्लेस है, एक प्रतिबंधित स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर देख सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है, हाउ मच डिड इंडिगो प्लांटर्स ऑफर टू पे। क्वेश्चन फिर से सुनिए, हाउ मच डिड इंडिगो प्लांटर्स ऑफर टू पे। इंडिगो प्लांटर्स यानी ब्रिटिश जमींदारों ने कितना प्रतिशत भुगतान करने की पेशकश की। क्या है क्वेश्चन, ये जो ब्रिटिश जमींदार लोग थे वे लोग कितना प्रतिशत भुगतान करने की पेशकश की थी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए गांधी जी ने 50% की मांग की थी। कितना दोस्तों, 50% डिमांड किया था गांधी जी ने। ठीक है, लेकिन जमींदारों ने केवल 25% पैसा वापस देने की पेशकश की थी। गांधी जी मान गए थे क्योंकि उनके लिए वापसी की राशि का महत्व बहुत ही कम था। ठीक है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 25%। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, 25% ये जो ब्रिटिश जमींदार है वो लोग ऑफर किए थे, वो लोग पेशकश किया था। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते क्वेश्चन क्या है, द राइम स्कीम ऑफ द पोएम अर्न जेनिफर्स टाइगर इन स्टेंजा 1 इज डैश। ठीक है, ये जैक बोर्ड का क्वेश्चन तो मुझे लग ही नहीं रहा है, ये सीबीएसई टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो द राइम स्कीम ऑफ जो पोएम है दोस्तों अर्न जेनिफर टाइगर, उसका जो राइम स्कीम है वो कैसा है स्टेंजा 1 में। ठीक है, देखिए स्टेंजा यहाँ पर 3 है, इस पोएम में 3 स्टेंजा है, प्रत्येक स्टेंजा 4 लाइन में डिवाइड है। ठीक है, तो याद रखिए जो पहला स्टेंजा है उसका जो राइम स्कीम है AABB। कैसा है दोस्तों, AABB। दूसरा स्टेंजा कैसा है दोस्तों, CCDD। कैसा है, CCDD। और तीसरा स्टेंजा है वो है EEFF। तो पहला स्टेंजा पूछा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, AABB। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा AABB, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, AABB। अगर सेकंड पूछता था आप लोग क्या करते दोस्तों, CCDD। और तीसरा अगर पूछता था आप लोग क्या लिखते दोस्तों, EEFF। ठीक है,
समझ लिए, अच्छे से याद कर लीजिएगा, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते, क्वेश्चन 21 देख सकते क्या है क्वेश्चन। विच यूनिवर्सिटी वाज द ऑथर ऑफ इंडिगो ए मेंबर ऑफ। इंडिगो के लेखक यानी लुइस फिशर किस यूनिवर्सिटी यानी किस विश्वविद्यालय के मेंबर यानी सदस्य थे। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों टॉपर वाला क्वेश्चन है, इतना हार्ड क्वेश्चन जैक बोर्ड में पूछा नहीं जाता है, अगर पूछा गया तो आप लोग टॉपर बन जाइएगा, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, जैक बोर्ड में जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे वीडियोस आने वाली है दोस्तों बहुत ही जल्द, वो भी चैप्टर वाइज चैप्टर आपको सब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन करवाया जाएगा और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव टाइप भी करवाया जाएगा। तो टेंशन मत लीजिए, इस चैनल पर भरोसा दिखाइए। मैं अनिमेश सर आप लोगों से वादा करता हूं कि जल्द से जल्द आप लोगों के लिए एक से एक बढ़कर इंग्लिश कोर्स की वीडियोस आप लोगों के बीच प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक है, यहां पर होगा प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, PRIH की जगह हो जाएगा N, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का सदस्य थे, मेंबर थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया है, व्हाट वाज जेमिनी स्टूडियो सेटअप। यहां दोस्तों वाट लिख दिया गया, जबकि यहां पर क्या होगा दोस्तों, वैन होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, वैन। कभी भी जब साल पूछेगा तो कभी भी वाट से नहीं पूछा जाता है, वैन से पूछा जाता है। वैन का मतलब होता है कब, ठीक है। तो इसका करेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा वैन वाज जेमिनी स्टूडियो सेटअप, यानी जेमिनी स्टूडियो का सेटअप कब हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 1940। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आप लोगों से इसी वीडियो में पूछ भी चुका हूं, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन 23 देख सकते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, व्हाट इज फाइटोप्लैंक्टन, यानी फाइटोप्लैंक्टन क्या है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माइक्रोस्कोपिक ग्रासेस, यानी सूक्ष्म घास। ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है देख सकते हो दोस्तों। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द वर्ड्स सम शेप ऑफ ब्यूटी, यानी सम शेप ऑफ ब्यूटी में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलिट्रेशन, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते। क्वेश्चन 25 क्या है, क्वेश्चन देख सकते हैं। वन डे साहेब वाज सीन बाय द ऑथर वाचिंग सम यंग मैन प्लेइंग। एक दिन लेखक ने देखा कि साहेब कुछ युवकों को डैश खेलते हुए देख रहे हैं, ठीक है। यहां पर खेल का नाम पूछा गया। चलिए आप लोग इसका आंसर आप लोग को बताते हैं कि जो साहेब है वो कौन सा खेल देख रहा था, ठीक है। यानी कुछ युवकों को क्या खेलते हुए देख रहे थे, यहां पर खेल का नाम पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेनिस। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, टेनिस। कौन सा गेम खेलते हुए देख रहे थे, टेनिस गेम, ठीक है। चलिए आप लोग कमेंट में बताइए कि साहेब का पूरा नाम क्या है, ठीक है। साहेब का पूरा नाम, फुल नेम क्या है और उस नाम का मीनिंग क्या है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा गया दोस्तों कि व्हाट डिड डॉक्टर सदाव गिव टू द सोल्जर, यानी डॉक्टर जो है सदाव वो सिपाही को यानी टॉम को क्या क्या चीज दिया था भागने के लिए, ठीक है। यानी उसे निर्देश दिया था कि सामने वाले जो टापू है, आइलैंड है, वहां तुम चले जाओ। तो उसके लिए एक पर्सनली क्या दोस्तों एक बोट अरेंज किया था। क्या दोस्तों, बोट अरेंज किया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दिस। उसको बोट भी दिया था, उसको खाने के लिए फूड भी दिया था और फ्लैश लाइट भी दिया था, ठीक है। अब फ्लैश लाइट इसलिए दिया गया था, अगर उसको अपने देश का अगर जहाज नहीं मिलता है, उसका जहाज मिलने से पहले उसका भोजन समाप्त हो जाता है, तो उस फ्लैश लाइट से 2 बार फ्लैश देगा, ठीक है। 2 बार लाइट जलाएगा, इससे डॉक्टर सदाव को पता चल जाएगा कि उनका भोजन खत्म हो गया है, उसके लिए फूड अरेंज फिर से कर देगा, ठीक है। इसलिए उसे फ्लैश भी दिया था, बोट भी दिया था और खाने के लिए भी दिया था, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 26, 27, ये सब जो क्वेश्चन दोस्तों ये आपके जो विस्टास बुक के जो द एनिमी चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि एट व्हाट एज डॉक्टर सदाव कैम बैक टू जापान, यानी डॉक्टर सदाव किस उम्र में जापान वापस आए, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। आप सभी को पता है कि 22 साल की उम्र में वो अमेरिका गए थे। कितना साल की उम्र में दोस्तों, 22 ईयर्स में वो अमेरिका गए थे सर्जरी और मेडिसिन के स्टडी के लिए। लेकिन वो वापस जापान कब आए दोस्तों, वापस अपने देश जापान आए 30 साल की उम्र में, तो एट द एज ऑफ 30, ठीक है। तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30, ठीक है। और याद रखिएगा अमेरिका कब गए थे दोस्तों, एट द एज ऑफ 22, ठीक है। इसका याद कर लीजिएगा।
चलिए आप लोग कमेंट में बताइए हु वाज डॉक्टर सदाउस वाइफ, डॉक्टर सदाव की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वाज डॉक्टर सदाउस वाइफ, यानी डॉक्टर सदाव की जो पत्नी का नाम बताइए, और साथ ही साथ कमेंट बताइए वेयर वाज डॉक्टर सदाउस हाउस, डॉक्टर सदाव का जो घर था वो कहां था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, हु इज लुइदा, नहीं यहाँ पर लुइदा गलत हो जाएगा, ये मिसप्रिंट हुआ है, इसका करेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा हु इज लुइजा, क्या हो जाएगा LOUISA, ठीक है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट क्वेश्चन। हु इज लुइजा, लुइजा कौन थी दोस्तों, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, लुइजा कौन है दोस्तों, तो चार्ली का वाइफ है, कौन है दोस्तों, चार्ली का पत्नी का नाम लुइजा है, ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, चार्लीज वाइफ, ठीक है, तो चार्ली का पत्नी के नाम है। विस्टास के फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल से ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइए हु इज सैम, सैम कौन है, आप लोग कमेंट बताइए। लुइजा तो आपको बता दिया कि लुइजा जो है वो चार्ली के वाइफ का नाम है, आप लोग कमेंट में बताइएगा हु इज सैम, यानी सैम कौन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा गया है, फॉर वेयर डिड द ट्रेन लीव फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल सेकंड लेवल, ये जो ग्रैंड सेंट्रल जो है दोस्तों, ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वहां का सेकंड लेवल से ट्रेन कहां के लिए रवाना हुई थी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर भी स्पेलिंग मिस्टेक है दोस्तों, यह सब अर्बन एरियाज हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, ये सुबह नहीं होगा, क्या हो जाएगा सब अर्बन एरियाज, यानी उपनगर की ओर प्रस्थान किया था, उपनगर के लिए रवाना हुआ था सेकंड लेवल से ट्रेन, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सब अर्बन एरियाज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा गया, व्हाट डज चार्ली, यहां पर चार्ली का स्पेलिंग भी गलत दिया गया है, ठीक है, चार्ली का स्पेलिंग ऐसा नहीं होता है, चार्ली का स्पेलिंग होता है CHARLEY, ठीक है, LIE नहीं होता है, ठीक है। तो व्हाट डज चार्ली हियर, यहां पर इनिशियली, ये नहीं होगा, इनिशियली होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों इनिशियली, यहां पर भी स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, बहुत स्पेलिंग मिस्टेक देखने को मिलता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज चार्ली हियर इनिशियली व्हाइल वॉकिंग इन द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल के कॉरिडोर में चलते टाइम, ठीक है, याद रखिएगा जो थर्ड लेवल के जो कॉरिडोर में चलते टाइम जो शुरुआत में चार्ली क्या सुनता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट डज चार्ली हियर इनिशियली व्हाइल वॉकिंग इन द थर्ड लेवल कॉरिडोर, ठीक है, थर्ड लेवल कॉरिडोर में चलते टाइम ये जो चार्ली है उसको क्या सुनाई देता है, क्या सुनाई पड़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, साउंड ऑफ हिज ऑन फुट स्टेप्स, यानी अपने कदमों की आवाज ही उनको सुनाई देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, देख सकते हो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछा गया है, व्हाई डिड महाराजा पुट ए बैन ऑन टाइगर हंटिंग इन हिज स्टेट, क्या है क्वेश्चन, व्हाई डिड महाराजा पुट ए बैन ऑन टाइगर हंटिंग इन हिज स्टेट, महाराजा ने अपने राज्य में बाघ के शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगाया, बैन क्यों लगाई है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, टू प्रूव द प्राइस प्रेडिक्शन, ठीक है, ये जो हो जाएगा टू प्रूव द प्राइस प्रेडिक्शन रॉन्ग, या ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा सुटेबल अगर ऑप्शन होता तो एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन होता, प्राइस जो प्रेडिक्शन की जगह अगर एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन होता वो ज्यादा सुटेबल होता, ठीक है, यानी ज्योतिषी के भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए महाराजा ने बाघ के शिकार पर क्या लगाया था, प्रतिबंध यानी बैन लगाया गया था, ठीक है। उनके जो क्षेत्र है दोस्तों, उनका जो टारगेट था 100 बाघ मारना था, क्या था दोस्तों 100 बाघों को मारना था, ठीक है, क्योंकि अगर वो बाघ को नहीं मारता तो बाघ उन्हें मार देती, ठीक है, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर वो प्रेडिक्ट किया था कि उनकी मृत्यु एक बाघ से होगी, इसके निवारण के लिए एस्ट्रोलॉजर एक सजेशन दिया था कि आपको 100 बाघ मारना है, तो अगर 100 बाघ मार दीजिएगा तो आपको ये जो समस्या है इसका हल हो जाएगा, इसलिए 100 बाघ खुद मारने के लिए औरों के द्वारा जो बाघ मारने के बाद प्रतिबंध लगा दिया था, बैन कर दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट डज काल्की ट्राइंग टू शो इन दिस स्टोरी, ये जो काल्की है यानी जो टाइगर किंग के जो राइटर है लेखक क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस चैप्टर के माध्यम से, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, द फ्यूटिलिटी ऑफ गोइंग अगेंस्ट द डेस्टिनी, ठीक है, यानी नियति के विरुद्ध जाने की व्यर्थता ये आपको दिखाया गया इस चैप्टर में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर डेस्टिनी का स्पेलिंग भी गलत दिया गया, यहाँ पर हो जाएगा DESTINY, TENY नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा TINY, यानी नियति के विरुद्ध जाने की व्यर्थता, ठीक है, यानी जो नियति में लिखा हुआ है, जो भाग्य में लिखा हुआ है वो होकर ही रहेगा, अगर आप उसके विरुद्ध जाने की कोशिश करेंगे तो वो व्यर्थ होगा, ठीक है, ये चैप्टर में दिखाया गया है काल्की के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन 33 क्या है क्वेश्चन, व्हाट सेटिस्फाइड अम्बर्टोज
टेस्ट फॉर नरेशन। अम्बर्टो इको का जो ज्यादा पसंद था दोस्तों वो नॉवेल्स लिखने का था, याद रखिएगा। अम्बर्टो इको का जो टेस्ट था यानी पसंद था नरेशन करने के लिए, वर्णन करने के लिए, वो नॉवेल्स था, ठीक है। यानी उससे नॉवेल्स लिखने से ही सेटिस्फाइड होते थे। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? नॉवेल्स। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? नॉवेल्स इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या पूछा गया है? फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड द ऑथर टॉट इन हाई स्कूल इन याकीमा। देखिए यहाँ पर स्कूल की जगह शुड लिख दिया है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है, शुड नहीं होगा, यहाँ पर हाई स्कूल होगा, ठीक है। फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड द ऑथर टॉट इन हाई स्कूल इन याकीमा। लेखक ने याकीमा के हाई स्कूल में कितने वर्षों तक पढ़ाया था? ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 ईयर्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 ईयर्स, यानी 2 सालों तक वहां पर पढ़ाया था याकीमा के स्कूल में। कौन? विलियम ओ डगलस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछा गया है? YMCA स्टैंड्स फॉर। YMCA का फुल फॉर्म पूछा गया दोस्तों, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुका हूं डीप वाटर के टॉप 20 MCQ टाइप क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देख सकते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? सोफी टोल्ड जैंसी दैट हर फादर इफ ही गॉट टू नो अबाउट हर मीटिंग विथ डैनी वुड डैश, ठीक है। सोफी ने जेंसी से कहा कि अगर डैनी से उनकी मुलाकात के बारे में उसके पिता को पता चल जाए तो वो डैश क्या कर डालेंगे दोस्तों? उन्हें मार डालेंगे। ऑप्शन जो है बी इज द करेक्ट आंसर, मर्डर हर। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी, मर्डर हर, ठीक है, उनको मार डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछा गया है? डैनी कैसी वाज ए प्लेयर इन द फुटबॉल टीम ऑफ डैश। ये जो डैनी कैसी है वो किस फुटबॉल टीम के खिलाड़ी थे? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, यानी किस टीम की ओर से डैनी कैसी खेलते थे? डैनी कैसी किस फुटबॉल टीम के खिलाड़ी थे? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, आयरलैंड। क्या हो जाएगा दोस्तों? आयरलैंड, ठीक है। ये जो चैप्टर 8 गोइंग प्लेसेस से ये जो क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है क्वेश्चन? जियोफ नेवर टुक सोफी आउट विथ हिम बिकॉज ही थॉट शी वाज डैश, ठीक है। जियोफ कभी भी सोफी को अपने साथ बाहर नहीं ले गया घुमाने क्योंकि उसे लगा कि वह डैश है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा छोटी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, टू यंग। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, टू यंग। जियोफ कभी भी सोफी को अपने साथ बाहर नहीं ले गया क्योंकि उसे लगा कि वह बहुत ही ज्यादा छोटी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या पूछा गया देख सकते हैं। व्हाई वाज रोड साइड स्टैंड बिल्ट। सड़क के किनारे जो स्टैंड था यानी ढाबा वो क्यों बनाया गया था? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑब्वियसली दोस्तों कुछ कमाने के लिए, कुछ पैसा कमाने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। टू इच मनी नहीं होगा दोस्तों, इच के जगह अर्न होगा, बहुत ही मिसप्रिंट है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू अर्न मनी फ्रॉम पॉलिश्ड सिटी ट्रैफिक। यानी शहर के जो लोगों से वो लोग क्या करना चाहते हैं दोस्तों? पैसा कमाने के उद्देश्य से वो लोग ढाबा लगाए थे रोड साइड के किनारे, ठीक है। चलिए दोस्तों आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हु आर द पिटफुल की। यहाँ पर की नहीं होगा दोस्तों, कीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कीन, या मिसप्रिंट है, KIN हो जाएगा। हु आर द पिटफुल कीन इन द पोएम रोड साइड स्टैंड। ये रोड साइड स्टैंड पोएम में पिटफुल कीन यानी दयनीय परिजन कौन है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, द पुअर रूरल फॉल्क एंड फार्मर्स, ठीक है। यहाँ पर रूरल का स्पेलिंग गलत लिया गया है, यहाँ क्या लिख दिया? रॉल लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा द पुअर रूरल फॉल्क एंड फार्मर्स, यानी गरीब ग्रामीण जनता और किसान को क्या कहा गया है? दयनीय परिजन कहा गया, पिटफुल किन कहा गया इस पोएम में, रोड साइड स्टैंड पोएम में, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने प्रोजेक्ट रेल कोडरमा के द्वारा जारी किया गया क्लास 12 के इंग्लिश कोर के MCQ टाइप क्वेश्चन मॉडल सेट 2 को अच्छे से सॉल्व भी कर लिया, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।